कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था राज्य के स्तर पे 3 चीजें होती हैं। आज अखबार पढ़ा था तुम लोगों ने? हाँ, कोरोना से भरे पड़े हैं सारे अखबार। बहुत नेगेटिव है और बहुत दुख की बात है, सच में फैल भी रहा है। मतलब थोड़ा सा एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। और अब तो पढ़ के खबरें डर भी लगता है, क्योंकि बहुत यंग लोग भी इसके लपेटे में आ रहे हैं। ये कोई दिन जाएगा ऐसे। अब मई मिड तक ना ऐसे ही चलेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर फाइनली धीरे धीरे थोड़ा डाउन स्थिति आएगी। उम्मीद है जून तक ये फिर कंट्रोल में आ जाएगा। पर दिक्कत उनकी है ना जिनके घर वाले चले गए इस दौर में, उनके लिए तो कोरोना बहुत बड़ा एक नेगेटिव चीज़ लेके आया। तो रोज़ अखबार पढ़ते हैं, तो टीवी तो खैर मैं देखती नहीं, पर टीवी तो कह रहे हैं और भयानक है कि टीवी पे देख लिया तो आदमी जो है बाहर निकलना ही, सांस लेने में भी डर लगने लगेगा। टीवी तो एक्स्ट्रा भी तो दिखाते हैं ना, हो भी रहा है नो डाउट, पर वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंटेशन भी नेगेटिव करते हैं। चलो हम लोग बातचीत करते हैं। राज्यपाल कल कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना? राज्यपाल की कौन सी पावर इसको राष्ट्रपति के मुकाबले कमजोर कर देती हैं? एक तो इसके पास सैनिक कोई पावर नहीं है, दूसरी ये, हाँ, जो जो बहुत बड़ी चीजें हैं, अध्यादेश तो दोनों के पास है, जैसे मृत्यु दंड वाली, ये इसके हाथ में नहीं है। लेकिन राज्यपाल के पास एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि ये किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है, आरक्षित करके और कह देगा कि भाई नहीं साइन करता। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं, लगभग सेम है, कुछ चीजें अंतर की हैं जो हमने कल पढ़ी थी। कल हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद हो, एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति करता है। चलो पहले उस टॉपिक को पूरा करते हैं, फिर आज का स्टार्ट करें, क्योंकि कल वाला तो हमने समझ लिया था। 187 पर हम पहुंचे, 86 तो पूरा हो गया था, न्यायिक पे पहुंच गए थे। न्यायिक शक्तियां थी, फिर ये पूरी स्वविवेक की शक्तियां, इसकी भूमिका। न्यायिक शक्तियों में क्या है, ये सजा को माफ कर सकता है क्या? और क्या माफ कर सकता है, कम कर सकता है, तरीका बदल सकता है, बस मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। पढ़ो इसमें, संविधान में यह अपेक्षित है कि, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से परामर्श लें। ये जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना तब और अच्छे समझ में आएंगे ये पॉइंट्स। नेक्स्ट टिक कर लो, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, जो ये छोटे वाले कोर्ट्स होते हैं, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगले पॉइंट की तीसरी लाइन टिक करना बीच में, दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या क्षमा प्रदान कर सकता है। बस क्या नहीं कर सकता? मृत्युदंड माफ नहीं, बस लिख लो यहाँ, मृत्युदंड माफ नहीं, बाकी सब कर सकता है ये, मृत्युदंड माफ नहीं। इसके बाद आ जाओ स्वविवेकी शक्तियां। क्या राष्ट्रपति के पास थी स्वविवेकी शक्तियां? कौन सी शक्ति थी बताना, क्या था स्वविवेक में? अगर किसी को भी, कितनी सीट थी वहां, 543 में से 272 प्लस या 73, इसे आप कहते हैं ये क्या मिल गया? बहुमत। लेकिन अगर एक 150 पर हो, एक 155 पर हो, 30 पर हो, 40 पर हो, तो फिर क्या करेंगे इसको? स्वविवेक। जो जिसके साथ गठबंधन बना लेगा वो इसको इनवाइट कर सकता है, इसकी मर्जी है। अगर मान लीजिए इसको कहता है कि आप आ जाओ, आपको नहीं बुला रहा, तो क्या ये कह सकता है मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये किस में है? अल्पमत में। बहुमत में आपका हक है कि आपको बुलाया जाए, अल्पमत में उसका विवेक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए राज्य में कोई, राज्य की सरकार गड़बड़ कर रही है, राज्य सरकार का मतलब सीएम प्लस मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये कह रहे हैं राज्यपाल को कि ये एक विधेयक हमने पारित किया, इस पे साइन करो, तो क्या वो जबरदस्ती साइन करेगा? नहीं, वो ये देख लेगा कि ये सरकार तो बहुमत में है ही नहीं, ये तो गिर सकती है, इसके खिलाफ अविश्वास आ सकता है। उस कंडीशन में ये अपने विवेक से, पावर से यूज करके और फिर ये उसको मना कर सकता है किसी भी काम से। तो यानी अपने स्व विवेक का यूज कर सकता है आपके देश का राष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी। देखो ये स्व विवेक में राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियां, इसमें पहला पॉइंट देखो, 2 प्रकार की शक्तियां हैं। पहली संविधान द्वारा दी गई स्वविवेक की शक्तियां, और एक परिस्थिति जन्य स्वविवेक, संविधान ने भी दे रखी है और परिस्थिति भी पैदा कर देती हैं।
पहली है स्वविवेक शक्तियां, पहला टिक करो। अनुच्छेद 371, 370 याद है? क्या है 370? हाँ, तो जो भी कोई विशेष राज्य होगा, 370 स्पेशल किसका था? जम्मू कश्मीर। 371 नॉर्थ ईस्ट के तो थे सारे, बताया था ना, वो अ ब क करके दे रखे, बस वही टिक कर लो। 371 के कुछ प्रदेश असम, नागालैंड, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट के हैं कि राज्यपालों को अपने राज्य की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वविवेकीय अधिकार संविधान ने दिए हैं। तो पूछे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के राज्यपालों के स्वविवेकीय अधिकार किस आर्टिकल में है? 371 में। अगला भी टिक कर लो। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति स्वविवेक। तो किसको रोक सकता है वो? किसी भी विधेयक को। किसके लिए? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल? 200। ये ताकत है इसकी। अगले पेज पे आ जाओ। परिस्थिति जो पैदा कर दे, जब किसी पार्टी को क्या ना मिले? बहुमत, तो फिर परिस्थिति ने पैदा कर दिया। पढ़ेंगे, ऐसी परिस्थितियां जिनमें राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय लेने का अवसर है। पहली, अंडरलाइन कर लो, जब किसी एक दल को राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। जब किसी एक पार्टी को भाई कितनी सीटें मिलनी चाहिए? 50% प्लस 1। एग्जाम्पल है, हरियाणा में सीट है 90, तो कितनी होनी चाहिए? 45। 50% प्लस 1 कितनी सीट होनी चाहिए? 46। लेकिन जो पिछले चुनाव हुए तो कहाँ 46 आई? 40 आई, एक के पास 32 आई, एक के पास 10, और इस तरह से ऐसी ही थी ना। तो इसने क्या किया, इस 40 वाले ने इस 10 को पकड़ के कितनी बना ली? 50, और 46 की कंडीशन पूरी कर दी। अगर ये 10 वाला इसका साथ ना देता और न ये देते न ये, तो फिर हो सकता है ये सरकार बना लेता। ऐसा हो सकता था ना। उस कंडीशन में क्या ये 40 वाला कहता कि भाई मैं मुझे क्यों नहीं बनाने दिया? लेकिन रातों रात देखो कैसे हमने देखते देखते, जब हम सब सोए तो पता था भाई 40 इसकी है, 10 सुबह उठे पता चला जेजेपी किसके साथ आ गई, और अब उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो रात में सोए तो दिखा था सारी पार्टी में बहुमत नहीं है, और फिर अगली सुबह पता चला रातों रात साठगांठ हो गई। तो ऐसे में स्वविवेक काम नहीं आता। देखो, तो जब किसी एक दल को राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। नेक्स्ट टिक करना, संयुक्त सरकार का गठन हो और आपसी फूट के कारण सुचारू रूप से शासन का संचालन करना कठिन हो रहा हो। संयुक्त सरकार मतलब गठबंधन सरकार, 2-3 पार्टी मिलके बना लें। जैसे याद है तुम्हें 1977 में तुम्हारे यहाँ बनी थी जनता पार्टी की सरकार। कौन बना था? मोरारजी। 1.5 साल में मोरारजी हटवा दिए थे ना, और कौन आ गया था? जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री कौन था? चरण सिंह जी। और चरण सिंह जी ने हाथ खींचा तो फिर मोरारजी हटे, फिर चरण सिंह जी बने। तो किसका साथ पकड़ा? कांग्रेस का। 1 महीने में हालत दिख गई थी कि हटेंगे। कौन बनाया था? वाई चौहान। और 6 महीने पूरे नहीं पकड़े, फिर इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि अल्पमत में रह गए थे, बहुमत बना ही नहीं था। तो वही बता रहे हैं ये, संयुक्त सरकार का गठन हो और आपसी फूट के कारण तो स्वविवेक चल सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या उसकी आशंका हो, और अगर ऐसा हो जाए तो कौन सा आर्टिकल? 356 लगेगा। नेक्स्ट चेक करना। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर जैसे गठबंधन की सरकार है, मान लीजिए हम उसी टाइम की बात करते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल है, 1977 से 79 और 79 से 80, किस पार्टी की सरकार थी? जनता पार्टी। लेकिन जनता पार्टी के अलग अलग दल इकट्ठे हुए थे, जिनमें मोरारजी देसाई का दल भी था, चौधरी चरण सिंह जी का भी, और भी बहुत लोगों के। यहाँ बन गए थे मोरारजी। फिर मोरारजी से के टाइम पे इसने उप प्रधानमंत्री किसको बनाया? चरण सिंह जी को। फिर चरण सिंह जी की और इनकी आपस में चिकचिक हो गई, उन्होंने हाथ खींच लिया, तो पद से इस्तीफा भी वहां से गया और इनके पास जो बहुमत था वो भी हट गया। तो अकेली ए बी पार्टी कुछ नहीं थी, ये इकट्ठी होके जनता पार्टी थी। तो ए को हटा के किसको मौका दिया गया? बी को। बी का साथ अब कौन नहीं देगी? ए पार्टी। तो बी कितने दिन टिकेगी? बी को सरकार में बने रहने के लिए किसका साथ पकड़ना पड़ा? कांग्रेस का। और कांग्रेस से एंटी होके वोट मांगे थे इन्होंने, भाई कांग्रेस के खिलाफ बोल बोल के वोट मांगे थे। अब कांग्रेस 1 महीने में अपना सब रंग दिखाएंगे और कांग्रेस कहेगी भाई मैं तुम्हें क्यों तुम्हारे साथ रहूं, मैं अपनी ना सरकार बनाऊं। फाइनली ये यहाँ पे इस्तीफा देंगे, और जब ऐसा इस्तीफा दिया जाता है ना तो पूरी सरकार गिर जाती है और फिर से दोबारा क्या करवाना पड़ता है? इलेक्शन करवाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्योंकि किसी के पास बहुमत है ही नहीं, ना ए पार्टी जीती ना बी पार्टी जीती, दोनों मिलके आई थी, फिर दोनों हट गई, तो फिर इलेक्शन होंगे ही होंगे क्योंकि इसने इस्तीफा दे दिया। आगे पढ़ेंगे, हम कौन से पॉइंट पे थे? 4th पॉइंट पर ना।
मंत्रिमंडल में विधानसभा के अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई हो, दलीय विद्रोह के कारण मंत्रिमंडल अल्पमत में आ गया। सेम अल्पमत में कब आया था? जब किसकी सरकार बनी थी? जनता पार्टी की। ये वही कंडीशन है। दलीय विद्रोह के कारण मंत्रिमंडल अल्पमत में आ गया हो या विपक्षी दल सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दे तो स्वविवेक चलता है। अगला भी पढ़ लो। दल बदल के कारण सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए तब भी स्वविवेक चलेगा। मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे जबकि ये संदेह उत्पन्न हो जाए कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। मुख्यमंत्री भी चालाक होता है, वो देखता है मेरा बहुमत नहीं है तो क्या सिफारिश कर देगा कि सर आप इसको विधानसभा को भंग करवा दो। भंग करवाने की दो चीजें होती हैं, एक होता है अगर भंग हो गई तो कितने महीने में इलेक्शन होंगे? 6 महीने में। अगर सिर्फ आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो वो साल भर चल सकता है और अगर स्थिति खराब हो तो वो 3 साल भी चल सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन है ना तो एमएलएस को अपनी सैलरी, मंत्रियों को अपनी तनख्वाह घर मिलती रहेगी, लेकिन अगर भंग हो गई है तो इलेक्शन नए करवाने पड़ेंगे। कितने महीने के अंदर? 6 महीने। तो जब भी ऐसा होता है ना कि उनको लगे कि मेरे फेवर में जनता है तो कहते हैं सर भंग करवा दो, और अगर लगे कि जनता एंटी है तो भंग नहीं करवाते, चलती रहेगी विधानसभा। कितने साल तक? 1 साल तक, और अगर कंडीशन ज्यादा खराब हुई 3 साल तक। नेक्स्ट देखना, भंग करने की सिफारिश। इन शक्तियों का उपयोग करते समय मंत्री परिषद की सहायता या परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। तो इनमें किसको विवेक यूज करना है? राज्यपाल। अब वो देखे कि मुझे डिसीजन लेना है, सरकार चालाकी कर रही है या सरकार सही बात कह रही है। इसके बाद आगे पढ़ लो बस। स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अवसर उपस्थित होने पर राज्यपाल संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जब स्वविवेक का यूज करना पड़े तो ये राज्य का आदमी नहीं है, फिर ये किसका एजेंट है? देश का, राष्ट्रपति का, केंद्र सरकार का। राज्यपाल की स्थिति और भूमिका पे आ जाओ। कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ये नंबर 1 पावरफुल है या दिखावटी पावरफुल है? दिखावटी है। पहला टिक कर लो। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, मतलब दिखावटी, कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला भी टिक करना। संसदीय शासन के कारण राज्यपाल कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, बस दिखावटी। फिर पढ़ लो। जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो स्वविवेक से काम करे, उन बातों को छोड़कर, अंडरलाइन कर लो, राज्यपाल को अपने कामों का निर्वहन में सहायता देने के लिए और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, सेम जैसे पीएम के लिए लिखा है, राष्ट्रपति के लिए, सॉरी। अगला पढ़ना। इस अनुच्छेद से ये स्पष्ट है कि, अंडरलाइन, स्वविवेकीय शक्तियों के अलावा राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जिसे प्रशासनिक काम मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार करने होते हैं। तो ये सारे काम किसके अनुसार करेगा? मंत्री परिषद, जिसका मुखिया कौन होगा? सीएम। आपके राज्य के हर काम में सीएम की मर्जी है, हर काम में। अगला पॉइंट देखो, संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक। ये 2 लोगों की सेइंग्स है, बस पढ़नी है, समझनी है। के.एम. मुंशी कहते हैं, कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल के द्वारा बहुत अधिक हितकर और प्रभावशाली रूप में कार्य किया जा सकता है। एक आदमी की सोच है ये। M.V. पायली कहते हैं, स्वविवेक शक्तियों के अवसर हैं मुख्यमंत्री का चयन करना, मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री से विधायी और प्रशासनिक कामों के संबंध में सूचना मांगना। अगला पॉइंट काम का है। विधानमंडल द्वारा पारित, इसको टिक कर लो, किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना। क्या ये बड़ा काम है या नहीं है? बड़ा काम है। पुनर्विचार मतलब तुम चैलेंज कर रहे हो। अगला पढ़ लो। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को, टिक करना, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना। अगला पॉइंट भी टिक करना। किसी अध्यादेश को जारी करने से पहले राष्ट्रपति से अनुदेश मांगना। अगला भी पढ़ना। राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक संकट की सूचना और राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श देना। ये इंपॉर्टेंट काम है इसके। जब विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो फिर ये किसको बुलाएगा? वो इसका इंपॉर्टेंट काम। दल बदल के कारण सरकार के स्थायित्व को खतरा हो, इन सब में इसका डिसीजन मैटर करता है। उपराज्यपाल देखो कहाँ कहाँ है। दिल्ली में राज्यपाल है या उपराज्यपाल? LG है वहां, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। ऐसी पौंडीचेरी में और अंडमान निकोबार में प्रशासक
वही सेम ही है, बस नाम बदला, कुछ चेंज नहीं है। प्रशासक कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। दादर नागर हवेली में, लक्षद्वीप में, दमन दीव में, चंडीगढ़ में भी प्रशासक ही होता है। नोट बस अभी पुरानी बात हो गई, नोट को काट दो, जम्मू कश्मीर का ये पॉइंट अब काम का नहीं है। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में केंद्र सरकार बिल्कुल फ्री बैठी है, चाहे राज्य में किसी की सरकार हो, उसने राज्य में एक एक बड़ा आदमी कौन बैठा रखा है? राज्यपाल। क्या केंद्र सरकार से अलग पार्टी का आदमी होगा? कभी भी नहीं होगा। 99% तो वही रहेगा जो उस पार्टी का है, और अगर दूसरी पार्टी का पुराना बैठा है तो फिर वो एंटी नहीं होगा, वो चुपचाप वो करेगा जैसा केंद्र चाहेगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे राज्यों में केंद्र का एजेंट कहते हैं। राष्ट्रपति मर्जी से करता है या पीएम करवाता है? तो राज्यपाल सारी रिपोर्ट किसको पहुंचाएगा? गृह मंत्री को। और गृह मंत्री किसका खास आदमी है? पीएम का। गृह मंत्री के पास रिपोर्ट गई मतलब पीएम के पास रिपोर्ट गई। अगला पढ़ लो, केंद्र के एजेंट के रूप में, अंडरलाइन करना, राज्यपाल को राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के निर्देशों के अधीन विभिन्न काम करने पड़ते हैं। राज्यपाल सारे काम किससे पूछ के करेगा? राष्ट्रपति से करेगा राज्य के, लेकिन सब काम उसको पता चलेंगे। नेक्स्ट टिक कर लो, यदि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशन के विरुद्ध काम करने की सलाह दे तो बताओ मानेगा कि नहीं मानेगा? अगर मान लो एक एग्जाम्पल है, हरियाणा का सीएम हरियाणा के राज्यपाल को कहे कि आप राष्ट्रपति की बात नहीं मानोगे, तो क्या ये इस बात को मानेगा? कल मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि राज्यपाल उस राज्य का आदमी नहीं होता। क्यों नहीं होता समझ में आया? नहीं तो ये उसको अपनी तरह से मोल्ड कर लेगा, तो ये कहेगा मैं क्यों मानूं इसकी बात, मुझे किसने भेजा? राष्ट्रपति ने। मैं उसको बताऊंगा कि ये आपके खिलाफ काम कर रहा है, क्या लगवा देगा इस राज्य में? राष्ट्रपति शासन। अगर ये आदमी इसी राज्य का होता तो ये कोई ना कोई रिश्तेदारी, दबाव, दोस्ती कहीं ना कहीं से काम निकलवा लेता ना। अब ये आदमी बिहार का आ गया, यूपी का आ गया, कहीं नॉर्थ ईस्ट का आ गया, ये किस दबाव को मानेगा? इसलिए बाहर का आदमी है। ये पढ़ लो आगे। तो यदि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशन के विरुद्ध काम करने की सलाह दे तो ऐसी स्थिति में किसी सलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति का आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकता है। इसीलिए उस राज्य का आदमी नहीं बनाते, ये प्रेशर ना माने। ये अगला पॉइंट पढ़ना, यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार काम नहीं करता, यानी अगर राज्य मर्जी चलाता है, तो राज्यपाल इसे, अंडरलाइन कर लो, संवैधानिक तंत्र की विफलता मानकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट घोषित करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। कितने दिन में भेजेगा? 15 दिन। तो हर टाइम सीएम के सिर पे तलवार है, किसकी? राज्यपाल। अगर मैंने गड़बड़ की तो रिपोर्ट किसको मिलेगी? गृह मंत्री को। और अगर गृह मंत्री को 2 रिपोर्ट नेगेटिव मिल गई तो राज्य में राष्ट्रपति शासन, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला टिक कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति शासन की अवधि में केंद्र में एजेंट के रूप में प्रभावशाली भूमिका निभाता है कौन? राज्यपाल। सीएम की इंपॉर्टेंस थोड़ी है, राष्ट्रपति शासन में सीएम गया। नेक्स्ट टिक करना, राज्यपाल केंद्र राज्य संबंधों में कड़ी का काम करता है। तो केंद्र से राज्य तक और राज्य से केंद्र तक जुड़ने का काम किसने कर रखा है? क्योंकि राज्यपाल किसका आदमी है? केंद्र का, देश का, राष्ट्रपति का। सरकारी आयोग, याद है सरकारी आयोग? क्या नाम था इस आदमी का? रणजीत सिंह सरकारिया। जस्टिस रहे थे ना ये, और 83 में इनका आयोग बना, 87 में रिपोर्ट आई। इंदिरा गांधी के टाइम में बना था, राजीव के टाइम रिपोर्ट आई थी। पढ़ो इसको। राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकारिया आयोग, डबल टिक कर लो, 1983, यहाँ लिख लो रिपोर्ट 87, 1987। इंदिरा गांधी, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था ये, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित। ठीक है, इसके बाद पहला पॉइंट देखो, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से के परामर्श से हो। ये इसने कहा है, जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन बता रहा है राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से हो। क्या ऐसा हमेशा होता होगा? नहीं। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों पूछेगी केंद्र सरकार कि तेरे यहाँ इसको भेज दें या ना भेजें? नेक्स्ट पढ़ लो,
केंद्र और राज्यों के हितों में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि, अंडरलाइन करना, राज्यपाल के पद पर उसी व्यक्ति का चयन हो जो योग्य हो, निष्पक्ष हो और चरित्रवान हो। ऐसा तो ये कहते ही हैं, पर कितने योग्य, कितने चरित्रवान और कितने निष्पक्ष लोग हैं वो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। नेक्स्ट पढ़ लो। राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां की वो राज्यपाल बनाया जा रहा है। कारण समझ में आया? इसके ऊपर दबाव ना बना पाए कोई, इसलिए बाहर का आदमी। संघ में सत्तारूढ़ दल के किसी नेता को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जिस राज्य में विपक्ष अर्थात किसी अन्य दल या दलों की सरकार हो। तो कह रहे हैं कि संघ में जो बड़ा नेता है ना, उसको वहां पे मत भेजना जहां अपोजिशन की सरकार हो, क्योंकि वो हर 15 दिन में झूठी रिपोर्ट बना देगा और किसकी चुगली करता रहेगा? वहां की सरकार की। ऐसा हो सकता है ना। अब यहाँ जो राज्यपाल आया, मान लो वो कोई बड़ा चिड़ोकड़ा लीडर हो यहाँ की सरकार से, तो वो हर 15 दिन में कमियां ढूंढेगा। देखो इतना बड़ा सिस्टम है, कमियां होंगी। आपके अपने घर में देखो ना, घर में भी तो हम कोताही बरतते हैं, गलती करते हैं। इतने बड़े सिस्टम में कहीं ना कहीं तो चूक मिलेगी। वो हर रिपोर्ट में लिखा घटिया सरकार, कुछ नहीं करती, निकम्मी सरकार, नालायक सरकार, तो इससे क्या होगा? ये तो गड़बड़ होगी। इसलिए कभी ऐसा मत करना। नेक्स्ट देखो, कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल या उपराष्ट्रपति पद के अलावा किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्त किया नहीं जाना चाहिए। कल मैंने कुछ बताया था ना तुम्हें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाने से पहले कहते हैं लाभ का पद, और इसको कहते हैं बाद में लाभ का पद। ये पॉइंट वही तो है, दोबारा पढ़ के देखो। कार्यकाल की समाप्ति के बाद यानी हटने के बाद राज्यपाल को या तो किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बना दो या उपराष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति बना दो किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्त। ये कब की बात कर रहे हैं? बनने से पहले या कार्यकाल की समाप्ति? हाँ, ये पॉइंट इसको अलग करता है बाकी सबसे। अगले पेज पर आ जाओ। पहला पॉइंट उतना काम का नहीं है, पुंछी आयोग पढ़ लेते हैं। 190 पर राज्यपाल के संदर्भ में पुंछी आयोग। तो 2 आयोग हो गए केंद्र राज्य संबंधों के। कौन कौन सा? एक सरकारिया और एक पुंछी। पुंछी एक आदमी का सरनेम है तो इसलिए इसका नाम पड़ा पुंछी। राज्यपालों की योग्यता के संदर्भ में पुंछी आयोग सलाह सरकारी आयोग की भांति है। तो पुंछी आयोग और सरकारिया दोनों ने किससे जुड़ी सलाह दी है? केंद्र राज्य संबंध या राज्यपालों, न्यायाधीशों, कईयों के बारे में, जिसमें कहा गया कि, अंडरलाइन करो, राज्यपाल के रूप में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जिसका स्थानीय दलों से कोई संबंध ना हो। ये समझ में आ रहा है बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? ताकि वो प्रेशर में आके गलत रिपोर्ट ना बनाए, वो सरकार की सही रिपोर्ट देश को पहुंचाए। इसके बाद अगला पढ़ लो। आयोग ने राज्यपालों की मनमानी बर्खास्तगी की आलोचना की। कब इनको बर्खास्त करते होंगे? जैसे ही केंद्र में सरकार बदलती होगी इनको बर्खास्त करते होंगे। सर जी आप हट जाओ, अब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार और आप झूठी रिपोर्ट बनाओगे। टिक करना। राज्यपालों को राजनीतिक फुटबॉल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन करती हैं सरकारें। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, सरकार जैसे ही केंद्र में बदलेगी राज्यपाल इस्तीफे दे देंगे जो किस पार्टी के होंगे? अपोजिशन के, क्योंकि उनको पता है कि अब हमें बहुत परेशान करेंगे किसी ना किसी तरह से। नेक्स्ट चेक करना। आयोग ने राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष निर्धारित करने की मांग की है। आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की अनुशंसा की, पर चली नहीं बातें। इनमें से कोई सी बात नहीं चली। बस एक बात क्या है कि जहां का आदमी राज्यपाल बनेगा वहां का ना हो, बस ये बात मानी, बाकी सब तो नहीं चला। ठीक है, ये सब नहीं चल पाए इसलिए इसको छोड़ दो। इसके बाद आ जाओ राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पर। पहला टिक करो, राज्यों के राज्यपाल। पहले स्टार्टिंग कहाँ से है राज्यों की? एक अगर हम देश देखें तो 52 से 151, फिर 152 से 237, पूरे सिस्टम राज्य वाला, जिसमें न्यायपालिका भी आएगी। और उसमें अगर हम देखें राज्यों का राज्यपाल तो ये 153, क्योंकि 52 में राज्य से जोड़ के समझा दिया था। ये टिक कर लो। 53 में राज्यों का राज्यपाल, 54 में इसकी शक्ति और 55 में इसकी नियुक्ति। इसके बाद सीधे नीचे आ जाओ 200 पर। 200 टिक करना। राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना या विचार के लिए रोक लेगा ना उसी को। 200 का ही पार्ट अगला है 201 पर। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेगा। सुरक्षित रखने की शुरुआत 200 से ही कर देता है ये, मतलब अगर रोक लिया तो मतलब ये उसको यूज करेगा पावर को। 213 पे आ जाओ। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश हमने डिटेल में राष्ट्रपति की पढ़ी है ना, सेम इसकी है, कोई अंतर नहीं, बस आर्टिकल अलग है। उसका था 1, 2, 3, इसका है 2, 1, 3। 217 पढ़ लो।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। 217 जब वो पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 194 पर आ जाओ। मुख्यमंत्री, हाँ पंजाब का ही होगा, ये नियम बना रखा है। स्टार्टिंग से पंजाब ही देख रहा था ना, स्टार्टिंग से जब आप नहीं बने थे 1956 से पंजाब तो एज इट इज राज्य था ना, तब उसकी राजधानी चंडीगढ़ थी, सारा कामकाज चंडीगढ़ में होता था। चंडीगढ़ को, पंजाब को, सबको एक ही आदमी संभालता था। जब हरियाणा बनाया तो हरियाणा के बनाने के टाइम लड़े ना, इसलिए इसको यूटी बना दिया। आज भी चंडीगढ़ स्थित कहाँ है? पंजाब। चंडीगढ़ का जो रूटीन चल रहा था काम का वो चलने दिया, बस ये कह दिया कि जैसे पंजाब का आदमी पहले संभालता था, अब पंजाब के मुखिया को चंडीगढ़ का प्रशासक मान लेंगे। और अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो हरियाणा ने तो छीन सा रखा है बस चंडीगढ़ को, बाकी हमारा कोई नहीं है, चंडीगढ़ में कुछ नहीं है। आपके बहुत सारे हेडक्वार्टर आप पढ़ते हो पंचकुला में है, और कोई बड़ी बात नहीं, कल को आपकी पंजाब की किसी बात पे कहा सुनी हो जाए तो आपको शिफ्ट करना पड़े। जैसे देखो ये नीचे वाले दो नहीं थे, कौन कौन से थे? ये हैदराबाद और ये वाला, इनको तो कहा था साझे की रख लो, तो इन्होंने 4 साल में चेंज कर ली। अब आप जानबूझ के चंडीगढ़ को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि चंडीगढ़ बहुत सुंदर बसाया शहर है। और एक होता है ना, मैं क्यों छोड़ूं अपना हिस्सा। हरियाणा के लोग वैसे भी इस तरह के, हम क्यों छोड़ें, जब तक है तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। अदरवाइज समझदार आदमी हो ना, अपना सारा काम यहीं कर लेगा। और हमने भी शिफ्ट कर रखे हैं। आपकी पुलिस का हेडक्वार्टर पंचकुला में, आपकी कितनी सारी साहित्य का सारा सिस्टम अगर आप पढ़ते हो, चाहे आपका ये सिंचाई विभाग है, सब कुछ आपने पंचकुला कर रखा है। पढ़ाई लिखाई का काम भिवानी कर रखा है और सारे बड़े सिस्टम पंचकुला। लेकिन जब एक जगह मिली हुई है, राजभवन मिला हुआ है, बैठने की जगह मिली है, मिनिस्टर्स जा सकते हैं कि क्यों छोड़ें शहर। अदरवाइज चंडीगढ़ का सारा कामकाज देखना और सारे काम पंजाब के हक में है, और ये है भी पंजाब का ही हिस्सा। ये तो स्पष्ट बात है। स्थित कहाँ है ये? इसको पंजाब 3 तरफ से टच करता है, आपका तो एक छोटा सा हिस्सा टच है बस। एक रोड के साइड में तो पंचकुला स्टार्ट होता है। आपने सेफ हैंड रह के पंचकुला में हेडक्वार्टर बना लिया, लेकिन वही बात है कि विवाद है कि क्यों छोड़ें। तो जब तक चलेगा तब तक चंडीगढ़ हमारी राजधानी, अदरवाइज चंडीगढ़ का सारा काम यही देखता है। इसमें जो करना है, जैसे करना है, इसकी सड़कें, हमें कुछ नहीं करना। राजधानी हमारी, लेकिन हम इकट्ठन्नी खर्च नहीं करते। सारा खर्चा कौन करता है? और पंजाब कुछ चीजों पे करता है, वरना देश से लेता है। भाई यूटी है ना, पर यूटी के अलावा भी जो कुछ इलाके हैं ना, उन सबकी मेंटेनेंस पंजाब खुद देखता है। या तो केंद्र पैसा देता है या पंजाब। आप एक अठन्नी खर्च नहीं करते, बस आप वहां राजभवन बना के बैठ गए हो कि हमारी भी राजधानी है, बाकी आपका कुछ नहीं है। प्रशासक इसका हमेशा पंजाब वाला बनेगा। इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। जितना हमने पढ़ा सब कुछ सेम कैसा चल रहा है जैसा देश था। देश में राष्ट्रपति था, राज्य में कौन था? राज्यपाल। अब देश में था पीएम, राज्य में है सीएम। देश में थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसने भी बना ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देश में थे कैबिनेट राज्य और उप, इसने भी बना लिए कैबिनेट राज्य और उप। कोई भी अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। इसको छोटा सा पीएम ही समझ लो। ये राज्य का मुखिया, वो देश का मुखिया, वो भी अपनी मर्जी से अपनी सीओएम का गठन करेगा, ये भी अपनी मर्जी से। ये किसी बाहर के आदमी को बना लेगा, वो भी बना लेगा। कितने महीने मिलेंगे? 6 महीने। 6 महीने के अंदर इनको किसी सदन का एमएलए बनवा दो, वो एमपी बनवा देता है। ये बैकडोर एंट्री करवा देगा कहीं से, एमएलसी बनवा के, और अपने हिसाब से अपनी सरकार को चलाएगा। कोई भी अंतर नहीं है, दोनों के काम सेम है। इसने सारा काम बताया था राष्ट्रपति को कैसे करना है, ये सारा काम बताएगा राज्यपाल। इसकी मर्जी से लिस्ट बनेगी, सब कुछ इसका है। अब आपने देखा है आपके राज्य में, मैं आज पढ़ रही थी कि सीएम जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर एक्शन ले रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि सेंटर भी 2-4 दिन में, 1-2 दिन में बंद करना पड़ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए वो। अपनी चीजें सब चलती हैं, लेकिन वही बात है ना, आज तो ये था कि भाई बसों की भी सवारियां आधी कर देंगे, तो अब हमारे पास बोलने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे देखो हमने तो कुंभ खत्म कर दिया, अब ये चरण बस लास्ट हो गया है इसका इलेक्शन का, उसके बाद जैसा सरकार चाहेगी वैसा करना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये मान लो यहीं आके कहते हैं चलो चेकिंग कराओ। हम में से आधों को हो सकता है कोरोना के वायरस हमारे अंदर हो, सब भारतीयों में है, बस इम्यूनिटी जिसकी ठीक है उसके दिखते नहीं, जो थोड़ा वीक है उसमें दिख जाते हैं। और भगवान ना करे टेस्टिंग होने लगी तो 20, 30, 50 के हम में से निकल आएंगे। ये बहुत नॉर्मल है, हर चलते आदमी को कोरोना है, बस किसी में भयंकर है तो उसको दिखता है,
जो टेस्ट कराने जाएगा उसका तो निकलेगा ही निकलेगा, ये तो मान के ही चलो। तो इसीलिए ना सरकार, अब ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ, इसमें एक पॉइंट आएगा पढ़ते टाइम, हर चीज पे इसकी मर्जी चलेगी। और ये लिखा हुआ है, शिक्षा का अंतिम फैसला भी किसके हाथ में है? सीएम के हाथ में। तो सीएम के हाथ में है सब कुछ। आज परिमल सर कोशिश तो कर रहे थे कि सीएम से एक मीटिंग हो जाए आज या कल में, पर देखो पॉसिबल है कि नहीं है कि उनसे बातचीत कर लें। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सीएम के पास सारे अधिकार हैं और वो इस बात को मानेंगे नहीं। वो कहेंगे भाई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना, किस चीज के लिए? वो ये कहेंगे बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया तो क्या बिगड़ जाएगा। जैसे 1 साल की इम्पोर्टेंस हमें पता है, और ये 1 साल नहीं है 2 साल हो गए, तुम्हारे बैठे बैठे तुम 19 कूद गए और सीधे 22 आया मिलेगा। तो ये जीवन के साल वापस थोड़ी लौटने हैं। सबसे बड़ा नुकसान जवान बच्चों का हुआ है। अब जैसे इस टाइम पे आईसीएस की कोई कमाई नहीं है, कोई नया एडमिशन नहीं होना, हमारे पास कोई भी 1 रुपया नहीं आना अब, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जितना चलता जाए, कम से कम जो बैठे हैं इनका तो भला हो जाए, जितने दिन चल जाए। अब इन 2 सालों को तुम पैसों में खरीद थोड़ी सकते हो, कहाँ से लाओगे लाइफ के ये 2 कीमती साल? तुम में से जो लोग 23 के थे वो 25 के मिलेंगे अब, जब तक पेपर होंगे। जो 25 के थे वो 27 के, और जो 26 के थे वो ओवर एज हो गए। तो सोचो जरा, कितना भी कुछ भी कर लोगे, इस टाइम को थोड़ी लौटा दोगे। बच्चे पे फर्क पड़ा सिर्फ पढ़ाई का, तुम्हारे ऊपर तो पूरे साल ये सबसे कीमती साल थे। किसी भी इंसान के जीवन में ना 28 से और 30 साल का गोल्डन टाइम होता है अपनी लाइफ को सेट करने का। 50 साल के बुजुर्ग आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 साल और बीत गए उसके जीवन के। 65 वाला 67 का हो गया, 40 वाला 42 का, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तुम्हारे 2 साल मतलब बहुत बहुत कीमती साल थे ये, और ये साल गए तो बहुत बड़ा चांस गया। इस साल में अगर 10 पेपर होते, तुम 10 बार पेपर देख लेते, तुम ये देख लेते हमारी कमी कहाँ है, अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता ना, वो गया हाथ से, जो बहुत नेगेटिव है। और इसको वही समझ सकता है जो झेलता है। इसको एमपी एमएलए कैसे समझेंगे ना, उनकी समझ में बात आनी। ये तो हमें दिख रहा है कि 2 साल मतलब किसी किसी की तो पीढ़ी बर्बाद हो गई ना पूरी। अब जिसको नौकरी नहीं मिली, खेती में कुछ निकलेगा नहीं। आज भी आप अखबार देखो, इतनी आवाजाही है गेहूं की, कैसे खुले में पड़ा है, बारिश हो रही है, भीग रहा है, किसको चिंता है? या तो खेती करके आदमी पेट भरे, या नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, और नौकरियों की 2-2 साल उम्र निकाल रहे हैं, मेन उम्र निकाल रहे हैं। अगर ये हो ना कि चलो अब ये कह देंगे कि अनलिमिटेड एज तक भर सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो 4 साल बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस टाइम लिमिट को तो तुम बढ़ाओगे नहीं। 27 से तुम 27 साल 2 महीने नहीं करोगे, और फिर बच्चों के 2 साल आगे कहीं जाके देने नहीं, ये नेगेटिव बात है। चलो पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। पहला पॉइंट देखो, संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति व्यवहार में किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। सारी ताकत मंत्री परिषद के पास है, वो डिसीजन मेकर है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया। तो अगर पूछे सरकार का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री, उसी की चलेगी। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण उसकी स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी केंद्रीय शासन में किसकी है? पीएम। तो हमने पीएम पढ़ लिया तो सीएम अपने आप आ गया हमें, फटाफट से पढ़ो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्री परिषद के गठन का पहला चरण है, क्योंकि आप 3 तरह के मंत्रियों को बाद में बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? सीएम। उसके बाद सीएम क्या बनवाएगा? कैबिनेट। और क्या बनवाएगा? राज्य मंत्री। और क्या बनवाएगा? उप मंत्री। तो पूछें अगर मंत्री परिषद के गठन का पहला चरण क्या है, तो क्या कहोगे? सीएम। सीएम की नियुक्ति की जाती है या निर्वाचन किया जाता है? सीएम का जनता चुनाव करती है, किस रूप में? एमएलए। और इसकी राज्यपाल क्या करता है? नियुक्ति, किस रूप में? सीएम। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन उसका निर्वाचन, उसका चुनाव तुमने और मैंने, जनता ने किया, एमएलए। खट्टर साहब जो आज आपके सीएम हैं, ये कहाँ के एमएलए हैं? करनाल के। तो करनाल की जनता ने इनको एमएलए बनाया। फिर उस पार्टी को 40 सीट मिली, उन्होंने 10 जेजेपी की इकट्ठी की, 50 हो गई, और करनाल के यही एमएलए आज आपके क्या बन गए हैं? सीएम। ऐसे ही मुख्यमंत्री जो दिल्ली में हैं, ये भी तो इलेक्शन में खड़े हुए थे, ये जीते, फिर ये सीएम बने। ये टिक कर लो। तो राज्यपाल राज्य का मुखिया प्रधान होने के साथ उसकी स्थिति। पहला पॉइंट, नियुक्ति राज्य की मंत्री परिषद के गठन का पहला चरण है। अगला पॉइंट, 164 अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो सीएम सलाह से नहीं बनता, सीएम तो बनता है जीते हुए दल का मुखिया, वही बनेगा। उसके दल को किसने जिताया है? जनता ने। और जिस दल को जिताया उसी का मुखिया क्या बनेगा? सीएम। ये एक रूल है, इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखें,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सेम ऐसा जैसा लोकसभा के प्रति, बिल्कुल सेम। इसलिए राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम के रूप में नियुक्त करता है, जो राज्य विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। मतलब क्या बनना चाहिए पहले? एमएलए। लिख लो यहाँ एमएलए। अगर कोई बाहर का बन गया तो 6 महीने में उसको बनना पड़ेगा, ये टिक कर लो। यदि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मतलब एमएलए नहीं है, तो उसे नियुक्ति तिथि से 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, अगर हरियाणा में 90 सीट हैं एमएलए की, इन पे अगर आपका सीएम नहीं है, मतलब वो एमएलए नहीं है, और कोई बाहर का आदमी आपने सीएम बना दिया, तो कैसे फिर उसको मेंबर कैसे बनाओगे? आपके यहाँ तो परिषद है ही नहीं, फिर चुनाव ऐसे थोड़ी चुनाव, कोई अपनी सीट क्यों छोड़ेगा? आपके राज्य में इस कंडीशन पे काम नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन वहां होती है जैसे यूपी है, क्या है यहाँ? एमएलए भी हैं और एमएलसी भी है। एमएलए की मान लीजिए 403 सीटों पे ये नहीं आया, पर था कोई बाहुबली नेता और कहेंगे भाई इसी को बनाओ। अब उन सीटों पे से तो कोई हटेगा नहीं ना, दोबारा चुनाव हो जब तक कोई मरेगा नहीं। मरेगा तभी तो उपचुनाव होंगे, ये थोड़ी कि जाके किसी को मारा के चलो चुनाव करा दो। भाई नहीं बन पाया, 403 में मेरा नंबर नहीं आया, तो एमएलसी तो याद करें हम कितने थे इनके पास? 100 थे ना। 100 में से कोई ना कोई तो हटेगा। 2 साल जिसको हो गए, 6 साल, वो तो हटेगा। उसकी जगह एंट्री में फिर याद करो 1/3 को बनाने वाले लोग कौन थे? एमएलए। बना देंगे। 1/3 में 1 सीट सीएम को देने में इनका क्या बिगड़ता है? बैकडोर एंट्री हर जगह नहीं है। आपके हरियाणा में बैकडोर एंट्री नहीं हो सकती, इसीलिए आपके एमएलए को जीतकर ही सीएम बनना पड़ेगा। एमएलसी वहां बनते हैं जहां पे विधान परिषद हो, आपके यहाँ परिषद है ही नहीं। ऐसे ही दिल्ली है, अगर 70 सदस्यों के एमएलए में अरविंद केजरीवाल नहीं जीत पाते तो ये सीएम नहीं बन पाते, क्योंकि अगर 70 लोग बैठे हैं तो चुनाव कैसे होगा दोबारा? एमएलसी का चुनाव होता है बार बार, एमएलए का तो 5 साल में एक बार, या कोई मर जाए तब चुनाव। और मर जाए की कंडीशन तो किसने देखी है? कौन मरेगा? नहीं मरा 5 साल तो कैसे चलेगा? 6 महीने वाली कंडीशन वहां रखी जाती है जहां एमएलए के साथ साथ कौन से लोग भी हों। तो ये हर जगह नहीं होती कंडीशन, कहीं कहीं होती है। बस पढ़ लो इसको। तो विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। फिर पढ़ना, यदि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, जो कंडीशन बताई मैंने, तो उसे नियुक्ति तिथि से 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर, अगर बाहर का आदमी है तो। फिर पढ़ लो, मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे, अंडरलाइन करना, विधानसभा का विश्वास प्राप्त होता है। ये विश्वास क्या होता है? जितनी सीटें बनने के लिए चाहिए उतनी हैं आपके पास, तो आपके पास बहुमत है और आप विश्वास में हैं। लेकिन अगर अंदर ही अंदर गड़बड़ हो, मान लीजिए आप गठजोड़ करके, जैसे अभी की बात करते हैं हरियाणा में 40 + 10 इस बेस पे उछल रहे हैं ना, +10 के बेस पे, वरना कितनी सीट चाहिए थी? 46। कहीं भी 46 नहीं थी इनके पास। ये जो 10 है ना, जिस दिन ये अपना पलड़ा बदल गए, ये बदलेंगे नहीं अलग बात है, लेकिन अगर ये बदल गए, इनको लालच बहुत बड़ा दिया हुआ है ना, बड़ी पोस्ट पे बैठा रखा है तो क्यों बदलेंगे? लेकिन अगर इन केस ये अंदर ही अंदर कह दें कि हम इनका साथ नहीं देंगे, तो उस कंडीशन में इनके खिलाफ कांग्रेस क्या ले आएगी? अविश्वास। कांग्रेस कह देगी कि पेश करो अपना बहुमत, हम भी तो देखें, क्योंकि वो 32 पे बैठे हैं। उन्हें लगेगा अगर ये हमारे साथ आ जाएं तो उनके कितने हो गए? 42, और 6 जो ये स्वतंत्र नहीं जीते, 6 या 7, इनको और पकड़ लें तो वो कितने हो गए? 46। 46 क्यों हो गए? 48 हो गए। उनकी जीत निश्चित हो गई। लेकिन ये कब होगा? जब ये 10 वाला ग्रुप टूट जाएगा, और ऐसा करने के लिए फिर इनको और बड़ा कुछ लालच देना पड़ेगा। अब अगर इनको उप मुख्यमंत्री से बड़ा, तो क्या मुख्यमंत्री थोड़ी बनाएंगे 10 सीट को? तो इसलिए लालच इतना बढ़िया तगड़ा दे रखा है कि वो हटेंगे नहीं, 5 साल ऐसे ही चलते रहेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री को अपदस्थ कर सकती है, विश्वास प्राप्त है। अगला पॉइंट कर लें, लास्ट पॉइंट है ना हमारा, राज्य विधानसभा किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सीएम को अपदस्थ कर सकती है, पर वो कब होता है? जब उनको दिखे कि अल्पमत में, वरना नहीं होता। नोट बहुत काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो यहाँ, पढ़ो और अंडरलाइन करो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि दिल्ली को याद है अमेंडमेंट से, कौन सा अमेंडमेंट था?
69th अमेंडमेंट, 70वां था राष्ट्रपति के इलेक्शन वाला, पुदुचेरी वाला, इसको अलग से एक स्टेटस दिया गया। अब इसको पढ़ना पहले ना, इनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव, तो क्या इसमें हरियाणा के वो 14 जिले, बिहार, इसके यूपी के 8 जिले वो शामिल हैं? ये सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा है, ये एनसीआर की बात नहीं कर रहा, ये एनसीटी की बात कर रहा है। चाहे इंग्लिश में देखो, चेक कर लो, नेशनल कैपिटल टेरिटरी लिखा है। अब ये अंतर समझ में आ गया? एनसीआर में कभी इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि एनसीआर में तो हरियाणा भी आता है। दिल्ली की सरकार हम थोड़ी बनाएंगे, हम उनके साथ प्रगति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी सरकार नहीं बना सकते। तो ये एनसीटी के इलेक्शन है। यहाँ का जो मुखिया है, यानी दिल्ली का जो सीएम है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? दिल्ली में एलजी को पावर नहीं है नियुक्ति करने की, उसकी राष्ट्रपति की उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और वो किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन बहुत सारे कामों में उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? एलजी। अभी कल भी मैं सुन रही थी, अरविंद केजरीवाल कह रहा था हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग है, तो क्योंकि बहुत चरमरा गई ना, दिल्ली की व्यवस्था सच में गड़बड़ में है, दिल्ली में लोग सच में मरने की कगार पे हैं। एक तो आबादी इतनी ज्यादा है ना, जैसे हरियाणा में बहुत लकी माने कि हमारी आबादी उतनी नहीं है, दिल्ली में तो इतना कंजेशन है, आदमी मार्केट में निकला और 100% वो वायरस लेके आएगा। हरियाणा फिर भी कंपैरेटिवली उतना सघन बसा नहीं है जितना दिल्ली है। तो दिल्ली में तो कल मनीष सिसोदिया का खुद का बयान था, तुमने अगर सुनाओ, कि सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बच गई कि 10-12 घंटे मुश्किल निकलेंगे। अगर 10-12 घंटे बाद ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कंडीशन तुम्हें पता है सच में ऐसी होती है कि लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर हटा देना तो सांस नहीं आता। मेरी खुद की मदर 10 दिन आईसीयू में रही थी नवंबर में, जब पिछली बार पीक था, तो उनका जैसे ऑक्सीजन हटा के देखते ना कि भाई ऐसा ना आदत पड़ जाए, तो तुरंत से डिप कर जाती। एक नॉर्मल आदमी है, जैसे तुम और मैं, हम यहाँ पे हैं, हम सबका ऑक्सीजन लेवल इस टाइम 96, 97 मिलेगा। अगर अभी चेक कर देना ऑक्सीमीटर से, तो हम सब स्वस्थ। 95 में भी चिंता नहीं है, लेकिन अगर 94 से नीचे जाने लग गया ना, फिर थोड़ी चिंता होने लगती है। 90 तक भी आदमी अपने घर पे खींच लेता है कि कोई नहीं, चल जाएगा भाई, ठीक है थोड़ा बीमार है। लेकिन जिस दिन ये 80 से नीचे जाएगा ना, फिर आदमी को भागना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, फिर उसका सांस रुकेगा। वो ये ऐसा नहीं है कि घर में बैठा रहे, फिर बेचैनी होती है, फिर बाहर भागता है आदमी, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक दिन मेरी मदर का सुबह वो नहा के निकली तो 74 पहुंच गया। ये बिल्कुल खतरा है, और 70 से नीचे चक्कर आना ही आना, मतलब बेहोश हो जाएगा आदमी। अगर कोई उस टाइम पे बाथरूम में नहा रहा है, उसका 74, 70 पहुंच गया, तो वो बेहोश है, फिर उस आदमी को आप संभाल नहीं पाओगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। 70, 80 से नीचे तो कहते हैं हॉस्पिटलाइज करा दो, अपने घर मत रखो अगर 80 से नीचे पहुंच गया। तो इस कंडीशन में फिर उनको उस टाइम पे भी बेड्स की दिक्कत थी, लेकिन जाते ही सबसे पहला काम किया, ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन का सिलेंडर 10 दिन एज इट इज लगता रहा, बार बार चेंज करते रहे। ऑक्सीजन हटाते ना तो वो फेफड़े काम ना करे, वो डिप कर जाए, बार बार मतलब 70s में पहुंच जाए। 10 दिन लगातार ऑक्सीजन जब यूज करता रहा, फेफड़े ठीक काम करते रहे, दवाइयां शरीर के अंदर खून से जाती रही, तो वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ शरीर का जो इन्फेक्शन था। ये बेसिकली है क्या, कोरोना, जो हमारे फेफड़े हैं ना, इन फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। शुरुआत में नहीं दिखता, शुरुआत में लगता है बिल्कुल नॉर्मल है, आप घर में आप सांस ले रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। वो फेफड़ों में ना बहुत पतली पतली ऐसे, ये बहुत पतली पतली आर्टरीज, वेन से भी बहुत पतले पतले ऐसे होते हैं ये। अब वो व्यक्ति, ये वायरस क्या करता है, मान लो यहाँ इकट्ठा हो गया, इसने एक थक्का सा बनाया, और म्यूकस जो गंदगी है ना, जैसे जब हम महसूस करते हैं बलगम जम गया, तो वो बलगम बेसिकली यही तो इकट्ठा करता है यहाँ, फिर ये कहीं और, फिर कहीं और, ऐसे थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन शुरू करेगा। अगर इसकी केयर नहीं की गई तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, और एक रात आप घर रह गए, आपको पता ही नहीं, आपको फील ही नहीं हुआ, ये 1 से ऐसे बढ़ गया। 4-5 दिन में ये बढ़ते बढ़ते, ये क्या काम कर रहे थे, जो हम हवा ले जा रहे हैं ना, ये इसको अंदर तक ले जाके फिर ये बाहर फेंकते हैं, उससे ऑक्सीजन का आपकी बॉडी यूज कर पाती है। अब इन फेफड़ों को इन्होंने जकड़ना शुरू कर दिया, और इन्फेक्शन हमेशा नीचे से बढ़ता है, तो आदमी को फील बहुत लेट होता है। अगर यहाँ ऊपर जकड़न हो ना तो जल्दी फील हो जाए, वो नीचे से फेफड़े भरते आते हैं। और आपको दिक्कत कब होती है, जो मैंने बताया 74 मेरी मदर का पहुंच गया, जब उनके 60% लंग्स जो थे इनमें डैमेज हो चुका था, 60% एक तरफ के और 45% एक तरफ के फेफड़े भर गए थे। तो तुम सोचो, ये 45% सिर्फ एक दिन अगर घर रखते ना तो 90% बन जाता, क्योंकि ये डबल बढ़ते हैं, ये बहुत जल्दी स्पीड से ग्रो करते हैं। अगर ये टाइम पे ना संभाले ना, तो ये 1 से 2 दिन में डेथ हो सकती है।
जब फेफड़े इस हद तक खराब हो जाएं। डॉक्टर्स कहते हैं जितने कम फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा ना, उतनी जल्दी हम ठीक कर पाएंगे। कई केसेस ऐसे भी देखे जिनका 90% तक डैमेज हो चुका था, तो उनके सांस लेने में सिर्फ 10% फेफड़ा काम कर रहा था। तुम खुद सोचो शरीर कितना बड़ा है, एक एक सेल को सांस चाहिए, जहां के सेल को सांस नहीं मिलेगा वो डेड हो जाएगा। पूरे शरीर में अरबों खरबों सेल्स हैं, उन सबको ऑक्सीजन लेने के लिए पूरे फेफड़े काम करने जरूरी हैं। ये 60% के बाद बेचैनी कि भाई सांस नहीं आ रहा, ऐसी दिक्कत, और 60 से और 90 और 100 होने में कुछ नहीं लगता, और जिस दिन वो 60 से ऊपर कूद जाएगा आदमी की डेथ निश्चित है। इसीलिए ऑक्सीजन की कमी होती है। अब एक बार ऑक्सीजन लगने से क्या होता है, इन फेफड़ों को जो काम करना था ना, जो ये 60% भर गए तो 40% काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन मिलने से क्या होगा, ऑक्सीजन इनकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जो ये हवा हम ले जाते हैं ना, इसमें सारी 100% ऑक्सीजन थोड़ी होती है, इसमें आप नाइट्रोजन भी तो साथ ही ले जा रहे हो, ऑक्सीजन तो है ही 21%। तो जितनी सांस तुम ले रहे हो उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन अंदर जा रही है। अब जो आदमी ऑलरेडी, जिसके फेफड़ों में ये इतना ज्यादा रुकावट आ गई, उस 21 का भी कुछ % इसको मिल रहा है, तो इसलिए इसको बेचैनी, घबराहट, सांस ना आना, ऐसी दिक्कत होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगने से क्या होता है, वो 100% ऑक्सीजन है, तो जितनी भी अंदर जा रही है ना वो ऑक्सीजन जा रही है। तो जो नॉर्मल सांस था उसमें तो 21% आप यूज कर रहे थे, अब वो 100%, तो चाहे कितने ही कम काम कर रहे हैं लेकिन वो उससे ज्यादा है जो वो नॉर्मल नेचुरल तरीके से अंदर ले जा रहा था। इस टाइम पे फिर उसके शरीर में एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा इनके इन्फेक्शन को घटाना, खत्म करना शुरू करते हैं। मान लो यहाँ से हल्का सा कम हुआ 2-4 दिन में, फिर हल्का सा कहीं और से कम हुआ, फिर कहीं और, बहुत जल्दी ये खत्म नहीं होता, इसको खत्म होने में 4-5 महीने लग जाते हैं। और सब डॉक्टर्स ने ये कहा कि मिनिमम 6 महीने मान के चलो, गनीमत है 6 महीने में अगर वो कहें कि मैं फिट हो गई तो, नहीं तो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक दिन में नहीं साफ होते। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे फेफड़े एकदम से क्लीन हो जाएं। 14 दिन तक मेरी मदर आईसीयू में रही, उसके बाद वो घर आके उनकी बहुत केयर की। 3 महीने, मैंने जनवरी में एक भी क्लास नहीं ली थी, तब मैं अपने घर थी। बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये कंडीशन अब दोबारा से आ गई। और अब लोग जो बाहर वो हाँफ रहे हैं ना, जो तड़प रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके ये सब चीजें पूरी तरह से भर गई, और अगर सिलेंडर्स नहीं मिले तो उनके फेफड़े इस वातावरण की 21% से शरीर को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए ऑक्सीजन कंपलसरी होती है। ऑक्सीजन पूरी मिलने से ये फेफड़े थोड़ा भी काम कर रहे हैं ना, तो वो भी उतना है जितना आपके और मेरे फेफड़े हैं। फिर धीरे धीरे जब ये इन्फेक्शन खत्म होगा, इसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, तो इन्फेक्शन खत्म होने के बाद फेफड़े काम करना दोबारा से शुरू करेंगे, और फिर आदमी की धीरे धीरे इम्यूनिटी दोबारा से बनेगी। अगर आदमी को टाइम पे ना संभाला जाए तो जो ये काला काला इकट्ठा हुआ था ना, म्यूकस सारा, इसमें फफूंदी लग जाएगी अंदर ही अंदर, और फफूंदी लग के उस आदमी को फिर बहुत ज्यादा खांसी, और वो डेथ कहीं ना कहीं 100% श्योर है अगर ये इतना केस बिगड़ जाए। और आज दिल्ली की हालत ऐसी हो गई, लगभग लोगों को ये दिक्कत है। जो आप वीडियोस में देखते हैं ना, सांस नहीं आ रहा, तो उसका फेफड़ों में इतना ज्यादा भर चुके वो कि वो सांस ले नहीं पा रहा, उसको सिलेंडर बहुत कंपलसरी है, जो कि हमारी सरकार अब नहीं दे पा रही। और कल वो सुन के तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिनके, भाई हम लोग तो जवान हैं, जिनके लेकिन माँ बाप एडमिट हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, पेरेंट्स को ऐसे तड़पते हुए कैसे देखा जाए? सिलेंडर है ही नहीं, आप पैसे दे रहे हो, वो एडमिट नहीं कर रहे, फिर ऐसी कंडीशन में लगता है कि हाँ बीमारी बहुत बड़ी है, और भगवान ना करे किसी को, लेकिन बढ़ती जा रही है। दिक्कत ये है ना कि कंट्रोल से बाहर निकल गई, ये परेशानी है। चलो सीएम देखें क्या क्या कर सकते हैं अब। तो विधानसभा, हाँ जी, इसमें पौंडीचेरी का मैंने अलग से नहीं पढ़ा, उसका एक आर्टिकल है अलग से। हाँ, दोनों विधानसभाएं, लेकिन उसकी राष्ट्रपति के प्रति नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी पौंडीचेरी की। अगर मैं दोबारा फिर देखूं, वैसे मैंने खूब पढ़ा था पौंडीचेरी का, मुझे कहीं मिला नहीं कि पौंडीचेरी की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रति हो। यहाँ दिल्ली को खास फोकस करते हैं, हर जगह यही लिखा है, गूगल पे भी नहीं मिला इसके बारे में। ये टिक कर लो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? सिर्फ दिल्ली का लिखित में है, बाकी कहीं का नहीं। मुख्यमंत्री के काम और शक्तियां देखो, मंत्री परिषद का निर्माण करता है ये, पहला टिक करना। मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। क्या राज्यपाल बताएगा इसको मंत्री लगा ले? ये इसकी मर्जी है, जिसको चाहेगा हटाएगा, जिसको चाहेगा लगा लेगा। नेक्स्ट टिक करना, मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन कर सूची राज्यपाल को दे देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। अगर राज्यपाल किसी से खुश ना हो तो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसने कह दिया? सीएम ने। नेक्स्ट टिक करना, मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह, इसको डबल टिक कर लो, इसी की मर्जी है, सलाह पर की जाती है।
मंत्रियों के विभागों का वितरण भी करता है वो, और फेरबदल भी कर सकता है। राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य किसी कारण से आवश्यक समझे तो, अंडरलाइन करना, विधायिका से बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री परिषद में ले सकता है। ऐसा व्यक्ति नियुक्ति के 6 माह बाद मंत्री तभी रह सकता है जब वो इस अवधि में विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। किसी से तुम समझ जाओ, सिर्फ 6 जगह ऐसा हो सकता है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो हमारे जैसे राज्यों में बाहर से नहीं बनाएंगे क्योंकि नया नहीं आ सकता बन के वो। नेक्स्ट टिक करना, 91वां संविधान संशोधन, सेकेंड लाइन टिक कर लो। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के कितने % से ज्यादा? 15%। दिल्ली में कितना किया गया है? 7, सीएम समेत। अगले पेज पे आ जाओ, मंत्री परिषद की अध्यक्षता और उसका कार्य संचालन। इससे पहले ना इसकी लास्ट हेडिंग पढ़ लो इसी पेज पर, राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण, इसको डबल टिक कर लो। जितने सारे सिस्टम है ये सीएम बना रहा है। पहला पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था पर सर्वोच्च और अंतिम नियंत्रण रखता है। तो सारे डिसीजन किसके चलेंगे? सीएम के। तुमने देखा पीएम ने क्या कहा कि राज्य अपना डिसीजन खुद लें कि उनको लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना। पीएम ने नहीं कहा कि लगाओ, पीएम ने कहा कि अंतिम विकल्प होगा, हर सीएम अपनी जिम्मेदारी समझे। तो वही लाइन है ये कि सबसे ऊंचा और सबसे लास्ट का निर्णय सीएम का है। नेक्स्ट करना, चाहे शक्ति की बात करें, इन वर्ड्स को कर लो, शक्ति और व्यवस्था का प्रश्न हो, कृषि की बात हो, सिंचाई की बात हो, स्वास्थ्य की और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय, तो जितने ये निर्णय अब लिए जा रहे हैं ना, ये किसके हाथ में है? लास्ट सीएम। तभी परिमल सर आज जो है बहुत कोशिश में थे कि आज या कल में सीएम से मीटिंग हो जाए। तो अगर सीएम के हाथ में, सब कुछ सीएम के हाथ में है, पर थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लग नहीं रहा क्योंकि सीएम को भी दिख रहा है कि देश में गड़बड़ बड़े स्तर पे आ गई है। पढ़ लें आगे, चाहे कोई विकास संबंधी प्रश्न हो, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। इसको डबल टिक कर लो, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर। अब वापस ऊपर आओ, मंत्री परिषद की अध्यक्षता और उसका कार्य संचालन, अनुच्छेद 163 टिक करना, मंत्री परिषद का प्रधान सीएम होगा। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका प्रधान कौन है? सीएम। नेक्स्ट भी टिक करो, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला भी टिक करना, बैठकों में निर्णय प्रायः मतदान द्वारा ना होकर आम सहमति से होते हैं। अब जैसे मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं, मान लो अभी की सीएम ने मीटिंग ले ली, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, तो इनमें मतदान करेगा या एक आम सहमति होगी? आम सहमति। अपने घर में तुम हर बात पे मतदान करते हो क्या कि बताओ कितने पर्चियां डालो, कितने लोग कह रहे हैं? ऐसा नहीं करते ना, ऐसे ये भी नहीं करता। बड़े, जब कोई बहुत बड़े डिस्कशंस हो लोकसभा, राज्यसभा में या विधानसभा में, तब मतदान की बात करनी है। ये तो इसका अपनी फैमिली बैठी है, यहाँ तो बस निर्णय सर्वसहमति से ले लेगा। तो ये टिक कर लो, निर्णय प्रायः औपचारिक मतदान द्वारा न होकर आम सहमति से होते हैं। नेक्स्ट भी टिक करना, प्रशासनिक कामों के महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री परिषद की बैठक में ही लिए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, अब जैसे इस काल में ये सारी मीटिंग्स होंगी हर राज्य के सीएम और उनके कैबिनेट की और सबकी, और फिर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। राज्यपाल को परामर्श देना, क्या राज्यपाल इससे सूचनाएं मांग सकता है? क्या राष्ट्रपति सूचनाएं मांग सकता था? कौन सा आर्टिकल था? सेम ऐसे ही राज्यपाल के पास भी आर्टिकल है। देखो, संविधान के अनुसार केवल उन कामों को छोड़कर जिनके संबंध में राज्यपाल अपने स्वविवेक से काम करता है, अंडरलाइन करो, अन्य सब कार्यों में राज्यपाल को परामर्श दिया जाना मुख्यमंत्री का अधिकार और कर्तव्य है। तो राज्यपाल को ये सारे परामर्श देगा। पढ़ लो, अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो, पहला पॉइंट सिर्फ पढ़ो, राज्य के प्रशासन संबंधी विधान विषयक मंत्री परिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करे। टिक कर लेना, सभी निर्णय राज्यपाल तक संप्रेषित करे, बताए कि हमने ये निर्णय लिया। नेक्स्ट, राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो जानकारी मांगे वो दे, जो भी जानकारी मांगे वो सारी दी जाए राज्यपाल को। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया, इसमें सेकंड लाइन पीछे टिक कर लो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। राज्यपाल कहता है, मान लो हरियाणा का, कि भाई हरियाणा में क्या करें, अब ये गेहूं की खरीद के लिए क्या करें, क्वेश्चन पूछवाता है राज्यपाल। तो ये कहेगा तुम इसको डिस्कस करो अपनी मिनिस्ट्री के साथ। तो कौन डिस्कस करेगा फिर? सीएम अपनी मिनिस्ट्री। वही पॉइंट है ये। तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे, डिस्कशन करें।
नेक्स्ट टिक कर लो। वो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। जैसे हमने पढ़ा था ना, एक पुल का काम किया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक तरफ और एक तरफ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को इनके सारे फैसले बताएगा, राष्ट्रपति कहेगा विचार करो तो इनको कहेगा विचार करो। ये कौन कर रहा है ये काम? पीएम। ऐसे राज्य में कौन करेगा? सीएम। वही पॉइंट है अगला। मंत्रिपरिषद वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। तो एक पुल का काम करता है। विधानसभा का नेता तो हम जानते ही हैं, पढ़ लें। मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व है। एक और वो शासन का प्रधान है, डबल टिक कर लो, शासन का प्रधान, और दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे, अंडरलाइन करना, कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण काम उसकी इच्छा के अनुसार ही होता है। यानी जितने कानून बनते हैं किसकी मर्जी से? सीएम की मर्जी से, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के हो या वन के हो। नेक्स्ट भी अंडरलाइन करो। विधानसभा के नेता के रूप में वो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। ये परामर्श क्या हमेशा मानना जरूरी है? अगर ये अल्पमत में हो तो इसका परामर्श राज्यपाल नहीं मानेगा। इसके बाद सरकार का प्रधान प्रवक्ता, इसको भी टिक कर लो, बस इसको पढ़ लेंगे। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता क्या होते हैं? प्रवक्ता होते हैं स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन मतलब, मान लीजिए अब आज की स्थिति में कोई सीएम भाई पूछे कि क्या कर रही है हरियाणा सरकार, या मान लीजिए कि दिल्ली से पूछे, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा भयानक हालात हैं, तो दिल्ली में जवाब दीजिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सिलेंडर्स कैसे खत्म हो गए, जवाब मांग रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी है तो आपको पहले से क्यों नहीं अरेंज करके रखा, और लोग ऐसे सड़कों पे मर रहे हैं, एम्बुलेंस में लोग जो हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगवाए जा रहे हैं, तो कितना कालाबाजारी भी चल रही है। अब इस जवाब को देने के लिए तुम्हें क्या लगता है, आप पार्टी किसी छोटे मोटे आदमी को भेजेगी या उनका जो मेन मिनिस्टर है वो आएगा? मेन कौन है उनका? मुख्यमंत्री। सीएम था कल टीवी पे, इसमें मैंने देखा मोबाइल में, यूट्यूब पे लाइव था कल सीएम, और वो सारी जानकारी दे रहा था। पहले वो लाइव था और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया लाइव थे, जो डिप्टी है ना वहाँ के, सारा काम धाम संभाल रहे हैं। तो ये मेन स्पोक्स पर्सन है। अगर देश में कोई दिक्कत आती है ना तो उसकी जवाबदेही पीएम की होती है। वैसे तो हर डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेकिन जब बहुत बड़ी दिक्कत आ गई तो राज्य की जिम्मेदारी सीएम निभाएगा, वो बोलेगा टीवी में आके, और ऐसी देश की जिम्मेदारी पीएम निभाएगा। तो मेन स्पोक्स पर्सन है। वैसे स्पोक्स पर्सन बनाए जाते हैं नॉर्मल डेज में, लेकिन अब दिक्कत में फिर ये खुद बन जाते हैं। ये पढ़ लो। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता है और राज्य सरकार की ओर से जो घोषणा है मुख्यमंत्री करेगा। राज्य की समस्या तो हमने पढ़ ही लिया। अगले पेज पर आ जाओ। राज्य में बहुमत दल का नेता, ये तो हमें पता ही है, जिसको बहुमत मिलेगा वही सीएम बनेगा। पहला पॉइंट पढ़ लो। बहुमत दल का नेता होने के कारण उसकी दलीय ढांचे पर नियंत्रण होता है। राज्य मंत्री परिषद पे आओ, यहां लिख लो COM। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को C बड़ा लिखते हैं, M बड़ा, O छोटा लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। देखो ये COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहला पॉइंट देखना, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को अपने कामों का, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का गठन पढ़ लो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। क्या सीएम की नियुक्ति में सलाह लेता है किसी से? नहीं। अन्य की में किससे सलाह लेगा? सीएम, उसकी मर्जी से बनेंगे। नेक्स्ट करना, पद ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री को राज्यपाल के सामने 2 शपथ लेनी पड़ती हैं, एक पद की और एक गोपनीयता की। हमने दोनों शपथ सुनी हुई है ना, पद के शब्द अलग होते हैं, गोपनीयता के अलग होते हैं। क्या सबको गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है? सिर्फ मंत्री को, और एक उनको, वो जो थे ना न्याय वाले, उनको भी लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट करना, मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यानी एक की गलती सबकी गलती, जो डिसीजन सीएम ने ले लिया वो सबको बोलना है हाँ बिल्कुल ठीक लिया। अगर कोई एंटी होगा तो पद से त्याग पत्र दे दे। मंत्रियों की योग्यताएं पढ़ लो। क्या योग्यता थी बताना इनकी? कोई योग्यता नहीं थी, सिवाय क्या किसके? भारत का नागरिक हो और भाई विधानसभा का मेंबर। अगर ना हो तो भी बन सकता है, कितने महीने के अंदर? 6 महीने। कोई योग्यता नहीं है। पढ़ लो।
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे, अंडरलाइन कर लो, विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों, किसी के मेंबर, और ना हो तो 6 महीने, यानी ये भी दिखावटी है बस। अगला पढ़ लो, यदि कोई व्यक्ति मंत्री परिषद में नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। 3 मंत्री कर लो लास्ट। कैबिनेट मंत्री, तुम्हारा बैच कितने बजे लगा था? 11 बजे। अच्छा, तुम्हारा 2 बजे तक बैच चलता है ना। अभी एक क्लास परिमल सर की है, ये टिक कर लो। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, ये मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, किसी न किसी विभाग की अध्यक्षता प्राप्त। क्या ये खाली बैठ सकते हैं क्या? नहीं, इनको इंपॉर्टेंट विभाग जैसे गृह मंत्री, कोयला मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ऐसे ये टिक कर लो, किसी न किसी विभाग की अध्यक्षता। कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। तो शासन कैसे चलेगा, डिसीजन किसका होता है? कैबिनेट का। राज्य मंत्री टिक करना, इस श्रेणी के कुछ मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। अन्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के कार्य में हाथ बटाते हैं, हेल्पर है ये। जिनको स्वतंत्र बना दिया वो क्या करेंगे? वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, वो डिसीजन मेकर हैं। ऐसे ही जैसे कौन डिसीजन मेकर थे? कैबिनेट। और मैं तुम्हें बताऊं, कैबिनेट की एक लिमिट है, जो कैबिनेट में नहीं आ पाते ना, उनको क्या बनाया जाता है? राज्य का स्वतंत्र प्रभार का मंत्री। वो फिर फ्री होते हैं अपने डिसीजंस लेने में। इनको डिपार्टमेंट भी दे देते हैं, स्वतंत्र वालों को एक आधा डिपार्टमेंट पकड़ाते हैं। इसके बाद टिक करना, अन्य मंत्री तो हेल्पर हैं। उप मंत्री में आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ हेल्पर। इस श्रेणी के मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं, तो ये सिर्फ हेल्पर है। कौन से मंत्री तगड़े हैं, बढ़िया पोस्ट पे बैठे हैं? कैबिनेट मंत्री किसके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं? सीएम। सीएम कभी कभी किन की मीटिंग भी ले लेते हैं? राज्य की और उप की। अब जो ये आजकल तुम टीवी में देखोगे ना, अब तुम टीवी में देखना या इसमें देखना, आपको दिखेगा बहुत बड़ा एक ऐसे दिखावट, ऐसे बैठे हैं एक पद पे, फिर इतनी दूर दूसरा बैठा है, फिर तीसरा इतनी दूर, ऐसे दूर दूर। तुमने देखे होंगे ना ऐसे फोटोज, जैसे पता नहीं सारी बीमारी यही है क्या, इतनी दूर दूर, इतने बड़े हॉल में 20 आदमी नहीं दिखेंगे तुम्हें वहां, और पूरे प्रॉपर तरीके से साइड में एक टेबल, हर आदमी के साइड में एक टेबल होगा। कभी देखा करो इनको कि इस टेबल पे अपना चाय, कॉफी, खाने पीने का सामान, ये सब रखा हुआ है यहाँ साइड में। हर एक का पर्सनल एक टेबल सजा रखा है, और उसका फोटो दूर से लेके दिखाते हैं, देखो कितनी मतलब एहतियात से मीटिंग ली जा रही है। अभी 4 दिन पहले ये सब कहाँ थे, सब लोगों को पता है कि ये कहाँ कहाँ घूम रहे थे और क्या। 4 दिन पहले याद है, पड़ोसी भी शाही स्नान लेने आया हुआ था, और शाही स्नान वाला कोरोना ले गया हो, कोई बड़ी बात। शाही स्नान करके गया ना यहाँ, तो पीछे था ना वो कि जितने ये लौटे हैं, कितने सारे तो पीड़ित पाए तो गए हैं। हरिद्वार से आने वाले बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, और कई लोग क्वारंटाइन, आधे तो बताएंगे भी नहीं ना कि हम गए थे हरिद्वार, आके चुपचाप कहाँ गुम हो गए भीड़ में, कौन पकड़ने वाला है? इंडिया में इतनी भीड़ है, कौन पकड़ा जाना है? कहाँ गिनती, हर एक का नाम, बहुत दुनिया ऐसी है। तो आप ये देखो, वो ऐसे अगर पीड़ित हैं, तो वो जो नेपाल से उड़ के खुश होके आया था शाही स्नान करने जा रहा हूँ, क्या पता ले गया वो कोरोना, वहां फैला दे सबको। अभी नेपाल सेफ था, लेकिन वहां से अकेला वो नहीं है, कई आदमी आते हैं एक आदमी के साथ, तो सारे उसी पानी में नहा रहे थे जिसमें वो सारे बाबा जी नहा रहे थे। अब वो पीड़ित हैं, तो क्या पता एक आधा ये भी ले गया हो। पढ़ो आगे। उप मंत्री देखें, इस श्रेणी के मंत्री सिर्फ हेल्पर हैं। फटाफट पढ़ लो अगला पॉइंट। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं। तो मंत्रिमंडल से तुम क्या समझते हो, कौन से मिनिस्टर? हाँ, 2 चीजें है ना, एक मंत्रिमंडल और एक मंत्री परिषद। बताओ मंडल में किनको ऐड करोगे? सीएम प्लस कैबिनेट। इस कैबिनेट को ही समझ लो मंडल कहते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल। और मंत्री परिषद का मतलब कैबिनेट प्लस राज्य प्लस उप मंत्री। फटाफट से लास्ट टिक करना। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं, तो कैबिनेट को ही कैबिनेट कहते हैं। और तीनों ही स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल में सारे आएंगे, कैबिनेट में सिर्फ मेन आएंगे। अगला पॉइंट देखो, मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक छोटी इकाई है, अधिक महत्वपूर्ण है। मंत्री परिषद बड़ी इकाई है। डिसीजन कैबिनेट लेगा या परिषद लेगी?
कैबिनेट ही मंडल है, कैबिनेट ही मंत्रिमंडल है। लास्ट पॉइंट टिक कर लो इसका। 91वां संविधान संशोधन, सेकेंड लाइन, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी, और छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या कितनी कर दी? 12। क्योंकि देखो जहां 30 आदमी थे तो उसका 15% तो बहुत, 1-1.5 आदमी निकलेगा, तो 1-1.5 कैसे जाएगा? तो कह दिया इनको कितने बनाने दो? 10-12। अगले लास्ट पे आ जाओ, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का, और संसदीय शासन पद्धति की परंपरा के अनुसार मंत्रिपरिषद अपने कामों और नीतियों के लिए, इसको अंडरलाइन कर लो, विधानसभा के प्रति कैसे उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से। चलो, गुड मॉर्निंग। सभी लोग